हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आज की ये क्लास बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होने वाली है। तो आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 10 से 12 VVI ये शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जल्दी जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे। और इसके पहले वाले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आपने तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये बायोलॉजी वाले में सारा ये प्रश्न आपको शुरू से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एकदम बने रहिएगा जी अंत तक, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है, तो सारे प्रश्न जो भी हमने करवाया पीछे से उसको शुरू से देख लीजिएगा और ये वाला टॉपिक आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एकदम स्टार्टिंग से पूरा कवर करके जाइएगा एग्जाम में। और आज के हमारे टॉपिक का पहला सवाल है, 50वां सवाल हमारा। ये जो टॉपिक चल रहा है शुरू से टॉप 120 वाला, 120 वाला, उसमें आप लोग का ये पहला सवाल आज का है हमारा कि हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है इस बार जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में इसका चांस बन रहा है पूरा पूरी। तो देखिए हमने VVI करवा दिया है, और जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो एक बार जरूर देख कर जाइएगा। सवाल क्या है, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करिए क्लास को, क्योंकि आज की ये क्लास काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। अब हम लोग इसके जवाब को एकदम समझकर और सटीक तरीके से जान कर जाएंगे कि हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 2 से 3 नंबर के ये प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है। तो जवाब दीजिएगा। अगर ये लॉन्ग में भी पूछ दिया तो इसको और टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाकर लिख देंगे। ठीक है, शब्दों को बढ़ा देंगे। सवाल हमारा है हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जवाब होगा कि खाद्य उत्पाद को, ठीक है, यानी खाने वाले उत्पाद को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। मतलब समझिए, कहने का अर्थ हुआ कि खाद्य उत्पाद, जैसे कि हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो उसमें जो उत्पाद करते हैं हम लोग खाद्य का, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप, मतलब उसके बाद उत्पाद में जो वृद्धि होती है, जो हम लोग प्रयास करते हैं बढ़ाने के लिए, उसके बाद जो वृद्धि होती है यानी प्रॉफिट होता है, उसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसमें जानना है कि भारत में इस क्रांति का प्रारंभ, यानी हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ था, और हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए बहुत जगह आपको ये 1967 से 68 भी दिया रहेगा, 66 से 67 भी रहेगा, तो डेट पे उतना ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग हरित क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमें जानना है इसमें कि इसमें देखिए इसको लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा, सॉरी, इसका देखिए टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा, सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए हरित क्रांति में। और ऑप्शन 2 इसमें जानेंगे 2 नंबर टॉपिक में कि फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना इसका निम्नलिखित कारक है। ठीक है, और इसका योगदान है। क्लियर है, चलिए इस डेट पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ये 67 भी दे सकता है कहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 51 देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि कॉर्पस ल्यूटिम, देखिए सवाल को समझिए, कॉर्पस ल्यूटिम किस प्रकार बनता है और इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये हमारा 51 नंबर सवाल। जवाब को जानते हैं। जवाब इसका होगा कि अंडोत्सर्ग के पश्चात, ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात या बाद ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंक्वाकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटिम कहते हैं, और यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक अस्थायी, इस पे गौर करिएगा, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं तथा प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। क्लियर है, एकदम सटीक सा जवाब इसका हो गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सवाल था कॉर्पस ल्यूटिम किस प्रकार बनता है, इसका क्या अर्थ होता है।
आगे देखिए जा रहे हैं 52 पे, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा जी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है ये, 52वां नंबर। रुक जाइए 1 मिनट, अभी हम वीवीआई करवा देते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे ये। चलिए 52 को करिए जी वीवीआई। सवाल क्या था कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, या दोनों के बीच में रिलेशन को बैठाइए कि मतलब क्या है दोनों में। तो शुक्राणु जनन और अंड जनन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है, इस बार भी पूरा चांस है। तो देखिए इस वाले अंतर वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में। आप लोग को करना कुछ नहीं है, एक तरफ शुक्राणु जनन एक तरफ अंड जनन, बीच में एक डैश दे देना इस तरह से, और एक टॉपिक पे ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे देखिए इसका हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुक्राणु जनन के तरफ में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। उसके बाद हम लोग इधर पढ़ेंगे अंड जनन में कि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमारा दोनों का परिभाषा क्लियर हुआ। अगर आपसे परिभाषा पूछ दे कि शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। और इधर अंड जनन में क्या बोलना है कि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। ये तो हो गया सवाल, 2 सवाल यहाँ से क्लियर हुआ हमारा। अंतर वाला पूछे तो 2 अंतर बताएंगे। अब एक बात गौर करना है आपको अंतर वाले प्रश्नों में कि देखिए मान लीजिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये जो टॉपिक था ये मान लीजिए 3rd लाइन में चला गया, ठीक है, और ये आपका 2 लाइन में ही खत्म हो गया। तो आपको जो जब इसका शुरुआत करिएगा दूसरा टॉपिक तो 3rd के बाद यहाँ से शुरू करिएगा, लेकिन आपका ये तो इसी में समाप्त हो गया। तो बहुत सारे बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो कि एग्जामिनर जो चेक करने वाले होंगे कॉपी, वो उसको थोड़ा सा नंबर जो है वो 1-2 कट जाएगा उन बच्चों का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पहला टॉपिक लिखा है तो इसी के सामने में पहला टॉपिक दर्शाना है, चाहे वो जहाँ तक जाए नीचे। फिर दूसरा टॉपिक अगर मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू करा है तो इसके इधर भी इस टाइप में भी इधर अंड जनन में भी इसके टॉपिक को यहीं से शुरू करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात आपको एग्जाम में मार्क्स को कवर करवा सकती है। अब देखिए इसके दूसरे अंतर में जानेंगे शुक्राणु जनन में कि ये अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं। जब ये निर्मित होते हैं शुक्राणु जनन तो अनेकों मतलब एक से अत्यधिक, ठीक है। और इधर जानना है अंड जनन में कि यह एक की संख्या में ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये था, एकदम क्लियर हो गया इसका टॉपिक, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में अंतर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे बच्चे एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये क्लास काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आप लोग के एग्जाम के लिए। 53वां नंबर सवाल, ठीक है, ये लगभग में 100 प्रश्न को भी आप कवर कर लेते हो तो आपका एग्जाम एकदम बेटर जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए 53वां नंबर सवाल हमारा है कि प्रोटोजोअन अंतःपरजीवी को परिभाषित करें। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोअन अंतःपरजीवी को परिभाषित करें। जवाब इसका क्या होगा कि अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ और वैसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अपना जीवन चक्र 2 पोषी के शरीर में पूरा करते हैं। फिर से समझिए, अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ वैसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर के अंदर तो रहते हैं और अपना जीवन चक्र 2 पोषी के शरीर में पूरा करते हैं, जिसमें से एक अनिवार्य रूप से मनुष्य होता है। क्लियर है, एकदम सटीक जवाब है, एकदम समझने लायक प्रश्न है, एकदम पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए 54वां नंबर सवाल भी काफी अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इसको समझ कर जाइएगा, जितना याद रहेगा उतना ही लिखिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सवाल हमारा क्या है जी, देखिए वृषण के घटकों का वर्णन करें, ठीक है। ये शॉर्ट में भी पूछे, अगर लॉन्ग में भी सवाल को पूछ दे तो लॉन्ग टाइप में इसका जवाब हम लोग दे देंगे वहां पर। तो सवाल हमारा है कि वृषण के घटकों का वर्णन करें। चलिए जवाब जानते हैं कि वृषण पुरुष का प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं और प्रत्येक पुरुष 2 अंडाकार वृषण और वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित रहते हैं और यह वृषण कोश त्वचा का एक मोटा खोल होता है, ठीक है। उसके बाद जानना है कि जन्म लेने से पहले वृषण उदर गुहा में वृषण कोश में एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा उतर आते हैं एवं अपने साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ भाग साथ लाकर वृषण का निर्माण करते हैं, ठीक है।
एकदम समझने लायक टॉपिक है। इसको एक बार जो भी बच्चा समझ लेगा, इसको अच्छे से शुरू से पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके अंग से रिलेटेड, सभी मनुष्यों के डेली के क्रियाचरण से रिलेटेड है। तो उसको समझ लीजिएगा और अच्छे से जवाब दे दीजिएगा कि वृषण के घटकों का वर्णन करें। ये हो गया हमारे 54 नंबर सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 55। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आज अच्छे से समझ कर जाइएगा। सवाल हमारा है एमटीपी विधि क्या है। आपसे इसका ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म को क्लियर करके जाइएगा। एमटीपी का फुल फॉर्म हो गया, यानी पूर्ण रूप हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधि क्या है। चलिए एकदम आराम से समझकर और सटीक सा आंसर इसका लेकर के हम लोग यहाँ से जाएंगे एग्जाम में। सवाल हमारा था एमटीपी विधि क्या है, जवाब होगा एमटीपी विधियों को सुधारक विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एमटीपी विधियों को सुधारक विधियां भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब टॉपिक छोटा छोटा वहां पर काम देगा एग्जाम में, कि एमटीपी विधि को हम लोग क्या कह सकते हैं, सुधारक विधि। फिर इसमें जानना है कि इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहर गया हो, जब गर्भ ठहर गया हो और जिनके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोनों के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारे आज के इस 55 नंबर का जवाब। चलिए सारे बच्चे बने रहिएगा जी। अब हम लोग देखेंगे इसमें 57 नंबर 6 नंबर सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 6 पे। देखिएगा, ये देखिए 56वां नंबर सवाल। 56वां नंबर सवाल हमारा है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा एग्जाम में। सवाल हमारा क्या है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। तो इसका जवाब होगा कि मनुष्यों द्वारा विधिक, देखिए फिर से समझिए, मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है। ठीक है, आप लोग तो पता ही होगा जनसंख्या विस्फोट के बारे में सारे बच्चे को थोड़ा थोड़ा, तो बस इसको समझ कर जाइएगा कि मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है और जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि से जो है ना, वो अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है, जैसे भोजन की समस्या, आश्रय यानी रहने की समस्या, कपड़े की समस्या और इत्यादि। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट एक नॉर्मल सा टॉपिक है, आप लोग अपने मन से भी इसको सवाल को जवाब का इसका करके आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 57वें नंबर पे बढ़ते हैं और इसको भी, ये छोटा सा सवाल है जी, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, करके जाइएगा एग्जाम में, ये पूछ सकता है। सहलग्नता को परिभाषित करें। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सहलग्नता पढ़े इसका आंसर। चलिए समझिएगा आप लोग सारे बच्चे। देखिए सहलग्नता क्या होगा कि दो होमोलोग्स, ठीक है, दो होमोलोग्स गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को ही सहलग्नता कहा जाता है। एकदम सटीक सा जवाब और छोटा सा जवाब कि दो होमोलोग्स गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को सहलग्नता कहा जाता है या कहलाती है। ठीक है, इजी सा सवाल था, जवाब भी इसका हो गया। चलिए अब हम लोग दो और प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। 58 नंबर, देखिए हम लोगों ने वीवीआई लगवा दिया इसको, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, बार बार एग्जाम में बनते आ रहा है। सवाल हमारा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। शायद ये पीछे भी मिला होगा ये प्रश्न, तो एक बार फिर से पढ़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद करके जाएंगे, क्योंकि छोटा सा लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है कि मेंडल ने है अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का ही चयन क्यों किया, और कोई पौधा क्यों नहीं लिया उसने, चना का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो चलिए अब इसका हम लोग जवाब जानेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर उसने मटर पौधे को ही क्यों चुना। चलिए देखिए जवाब, देखिए इसका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष के लिए होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं
तथा इसका देखभाल करना जो है वो ईजी होता है, यानी आसान होता है। यानी ये वार्षिक पौधा होता है, पूरे वर्ष उत्पन्न होता है और इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना जो है ना वो आसान होता है। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया। तो सारे बच्चे को ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का जवाब। एक भी बच्चा गलत नहीं करिएगा जी एग्जाम में, ठीक है। काफी इजी लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है ये, इस बार बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 पे, ठीक है। तो 59 में देखिए थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये सवाल, तो आप लोग समझ कर जाइएगा परीक्षा में। सवाल है हमारा 59वां। देखिए सवाल है कि RNA के प्रकारों को लिखें, ठीक है। सवाल क्या है, RNA के प्रकारों को लिखें। तो चलिए जवाब जानते हैं कि RNA के प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा होगा mRNA, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे कि ये क्या होता है। तो mRNA के बारे में जानेंगे कि यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करती है। दूसरा है tRNA, पहला हम लोगों ने पढ़ा mRNA, दूसरा है tRNA। तो tRNA के बारे में पढ़ेंगे कि इसे विलेज RNA भी कहते हैं। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि यह सबसे छोटा RNA अणु होता है, ठीक है। ये जो होता है वो सबसे छोटा RNA अणु होता है। और थर्ड हमारा है RNNA, ठीक है, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल RNA। तो यह सबसे स्थिर प्रकृति का RNA है जो राइबोसोम से लगा रहता है। तो पूछेगा आपसे सवाल कि राइबोसोम से कौन सा RNA लगा होता है, तो स्मॉल कैपिटल RNA, क्लियर है। उसके बाद इसमें जानना है कि और यह 3 प्रकार के RNA में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। 3 प्रकार का RNA हम लोगों ने पढ़ा, tRNA, mRNA और ये स्मॉल RNA। तो इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है वो यही वाला होता है, rRNA वाला, ठीक है, यानी स्मॉल rRNA वाला, क्लियर है। चलिए एक सवाल और उसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम नज़दीक आ गया। तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे क्लास को कवर करते हुए चलेंगे। सवाल नंबर 60वां नंबर कह रहा है कि हीमोफीलिया को, देखिएगा जी, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बन रहा है कि हीमोफीलियो को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। तो चलिए जवाब जान लेते हैं और अच्छे से समझ कर जाएंगे कि हीमोफीलियो से ग्रस्त रोगियों में, जो जिन रोगी को हीमोफीलियो होता है उसमें या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है, या उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्रों पे विद्यमान होते हैं, यानी स्थित होते हैं। फिर इसमें जानना है कि सामान्यतः जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता है और परिमाणतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता ही नहीं है। तो मतलब ब्लड रुकता ही नहीं है इस रोग में, इसीलिए हीमोफीलिया को हम लोग रक्तस्रावी रोग कहते हैं। और क्यों होता है ये तो हम लोगों ने इतने टॉपिक में क्लियर कर ही लिया, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे को ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई सहायता चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। और कोई भी दिक्कत के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लर्निंग ऐप को जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, जाइए प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए उसे। और अगले क्लास की तैयारी के लिए जो भी बच्चे 2022 में देंगे वो भी हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये था क्लास आज का, बस बने रहिएगा, अगला टॉपिक भी बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।